नमस्कार। नमस्कार। जैसलमेर रियासत का अध्याय हमारा चल रहा है। कल तक जो एपिसोड हमने लास्ट टाइम तक हमने जो देखे, 2 एपिसोड्स हमने पीडीएफ स्लाइड्स शो जो हमारा चल रहा है इसमें, उसमें हमने अब तक 2 एपिसोड्स देख लिए हैं। मुद्दे की बात जो अब तक हमने देखी, थोड़ा सा मैं रिकैप या रिवाइज कर दूं उन सब चीज़ों को, ताकि आप लोगों को एक बार फिर मेमोराइज हो जाए। हम लोगों ने अब तक जो मोटे तौर पर देखा था वो ये चीज़ देखी थी कि इस राजवंश की जो कुल देवी वो स्वांग्या माता है, जबकि जो कुल देवता हैं वो लक्ष्मीनाथ जी हैं, इष्ट देवता इनके श्री कृष्ण हैं और इनकी आराध्य देवी महिषासुर मर्दिनी हैं। यदि राजध्वज की बात की जाए तो राजध्वज मोटे तौर पर घुवा है, लेकिन वास्तव में इसके 2 रंग हैं, यानी कि द्विरंगी पताका है, जिसके ऊपर एक मेघाडंबर चित्र अंकित है। मैं बतला दूंगा मेघाडंबर का मतलब क्या है। मेघाडंबर इज अ रॉयल अम्ब्रेला विच इज गिवन बाय द गॉड इंद्र देवता के द्वारा यादवों को, श्री कृष्ण को ये जो छतरी थी, रॉयल अम्ब्रेला जिसको हम छत्र कहते हैं, वो दिया गया था। पूरा एक किस्सा है किस अवसर पर, कैसे और कब दिया गया, हम इसको लेंगे विस्तार से अगले एपिसोड्स में। तो इनका जो बेसिक जो पताका है, जो इनका जो स्टेट फ्लैग या राजध्वज है, वो द्विरंगी 2 रंगों का है। एक तो ऊपरी जो लेयर है वहाँ पर तो है भगवा या पीला रंग, और नीचे की तरफ है लाल, और फिर उस पर ये रॉयल अम्ब्रेला या मेगाडंबर अंकित है। राजवाक्य इनका छत्राला, यादवपति और उत्तरभड़ किवाड़ है। यहाँ तक हमने मोटी तौर पर महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लिया था। हम लोगों ने देखा था कि जो इनका जो चिन्ह है वो डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा, योगी रतननाथ के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसके ये नारंगी रंग की ढाल के बीच में एक किले के बुर्ज पर शत्रु पर आक्रमण करते हुए एक हाथ दिखाया गया जिसमें टूटा भाला है। 2 हिरण आकृतियां दोनों तरफ बनी हुई है, और बुर्ज के ऊपर एक सगुन चिड़िया या खंजन चिड़िया की बर्ड की आकृति बनी हुई है। इसका संस्थापक द फाउंडर ऑफ द भाटी डायनेस्टी वॉज भट्टिक और भाटी, विच इज़ फाउंडेड इन द 279 एडी, यानी कि 279 एडी के अंदर, या विक्रम संवत 336 ईस्वी के अंदर इस राजवंश की स्थापना की गई थी। बहरहाल इनके जो प्रचलित सिक्के हैं वो अखेशाई और डोडिया है। राजधानियाँ जो मैंने क्रम आप लोगों को बताया था वो क्रम आप स्पष्ट तौर पर देख लीजिए। इनकी जो कैपिटल्स या जो राजधानियाँ चली, आप एक पूरे क्रम में यूँ देखिएगा। भटनेर से तन्नोट आए, तन्नोट से लोद्रवा आए, लोद्रवा से अंत में जैसलमेर आए। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जैसलमेर का संस्थापक राव जैसल था, जिसने 1155 ईस्वी में ब्राह्मण ईसा के आशीर्वाद से ये तमाम चीज़ें प्राप्त की थी। बहरहाल उत्तरभड़ किवाड़ की जो उपाधि है वो राजा विजयराज द्वितीय भाटी के द्वारा स्थापित की गई थी, और राज्याभिषेक की विशिष्ट परंपरा है कि ये योगी के वेश में ही अपना कोरोनेशन या क्राउन सेरेमनी या राज्याभिषेक करवाया करते थे। मुगल अधीनता जिस व्यक्ति ने पहली बार स्वीकार की थी वो राव हरराज भाटी या हरराय भाटी था, जिसने 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर आपने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, और अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह आपने अकबर से किया था। अपने युवराज और पुत्र कुंवर सुल्तान सिंह को मुगल दरबार में आगरा में पेश किया था, जिसे बाद में फलौदी की जागीर प्राप्त हुई थी। अकबर ने प्रसन्न होकर गुरु की उपाधि से नवाजा था, किसे गुरु की उपाधि प्रदान की थी जो राव हरराय भाटी था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात महारावल भीम अकबर के जो पुत्र था जहांगीर मुगल बादशाह, उसकी सेवा में आए थे, और इसके अंदर तो जो कि जहांगीर में बड़े रुतबे वाला व्यक्ति के नाम से उल्लेख किया गया महारावल भीम को, और महारावल भीम को जो उपाधि दी गई थी वो राजराजेश्वर थी। इनके द्वारा जो शासित प्रदेश था उत्तर पश्चिमी सीमांत में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रंटियर ऑफ इंडिया के अंदर, वो राव दंगल के नाम से जाना जाता था। रावल दंग के नाम से रावल दंग के नाम से जाना जाता था वो एरिया। और महारावल भीम ने भी अपनी पुत्री का विवाह जो था वो किया था किसके साथ, जहांगीर के साथ। असल में जहांगीर के साथ जो विवाह संपन्न हुआ था, इसी विवाह के दौरान बड़े व्यक्तिगत संबंध स्थापित हुए थे जहांगीर और जैसलमेर के बीच में। और जो ये जैसलमेर की राजकुमारी, जिसका हमें नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, इसे जो टाइटल दिया गया था वो हमें प्राप्त होता है मल्लिका ए जहां। और जो बीकानेर के जो कवि थे और अकबर के जो दरबारी साहित्यकार थे कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया भी है। भीम न भेटी भाटियाँ नवरोज नारी, दड़ुपज राजा शाहरे कर मेले दारी, इस बात का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जिस
राजा ने जैसलमेर के जिस राजा ने संधि की थी वो रावल मूलराज द्वितीय भाटी थे। 12 दिसंबर या 21 दिसंबर 1818 ईस्वी को संधि हुई थी। 57 की क्रांति के दौरान मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरे सेपरेट ये एपिसोड्स में लेकर आऊँगा। 1818 की संधियों के सरकमस्टेंसेस क्या थे, किन हालातों में संधि हुई, और 1857 की क्रांति के दौरान असल में क्या संबंध थे, क्या परिस्थितियाँ थी जैसलमेर के अंदर। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस बेस्ड जो स्टडी होती है, मैं वही इन स्लाइड्स के जरिए आप लोगों के सामने फिलहाल ले रहा हूँ। तो 1857 की क्रांति के दौरान जैसलमेर के जो राजा थे वो थे रावल रणजीत सिंह भाटी। हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। मीठालाल व्यास के द्वारा यहाँ पर ये की गई थी प्रजामंडल की स्थापना, लेकिन जैसलमेर के बाहर जोधपुर के अंदर ये स्थापना हुई थी। और इस समय जो जैसलमेर के जो राजा थे, जिनके जो अपने आतंक और टेरर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, वो थे अंतिम नरेश महारावल जवाहर सिंह भाटी। और यहाँ का जो प्रमुख कार्यकर्ता था, जिसको राजस्थान का अमर शहीद भी के नाम से जाना गया, वो सागरमल गोपा था। आपने 1915 ईस्वी में जैसलमेर में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी, और आपने जैसलमेर में गुंडाराज नामक अपनी स्वरचित पुस्तक के अंदर महारावल जवाहर सिंह भाटी की शोषणकारी और दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश किया, उन्हें रिवील किया। अतः क्रोधित महारावल जवाहर सिंह भाटी के द्वारा आपको जेल में डाला गया। फिर आप जेल में रहकर सागरमल गोपा यानी कि राजस्थान के अमर शहीद ने पुनः एक पुस्तक लिखी, जिससे कहा गया है आज़ादी के दीवाने। फिर महारावल जवाहर सिंह भाटी के इशारे पर थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़ककर, कैरोसिन का तेल छिड़ककर इनको 4 अप्रैल 1946 को इनकी हत्या कर दी थी। बाद में कमीशन गठित किया गया था, गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, और उस पाठक आयोग ने इन्हें फिर एक तरह से सुसाइड अटेम्प्ट घोषित कर दिया था। आप समझ लीजिए आत्महत्या करार कर दी थी। आपकी जो ख्याति थी वो थी राजस्थान के अमर शहीद। इसी संदर्भ में मैंने एक नोट लगाकर आप लोगों को स्पष्ट किया था कि राजस्थान का प्रमुख शहीद जो बोला गया नानक जी भील को बोला गया। और नानक जी भील असल में कौन है? नानक जी भील की ख्याति राजस्थान के प्रमुख शहीद के रूप में तब हुई जब 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन में जो डाबी हत्याकांड हुआ था, उसमें कैप्टन इकराम हुसैन की गोली से आप शहादत को प्राप्त हुए थे, आप शहीद हुए थे। और नानक जी भील, तो नानक जी भील को राजस्थान का प्रमुख शहीद कहते हैं। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को आप शहीद हुए थे, जबकि जो सागरमल गोपा है 4 अप्रैल 1926 ईस्वी को 1946 को 4 अप्रैल 1946 को 1946 ईस्वी को आप शहीद हुए थे जैसलमेर के अंदर, और थानेदार गुमान सिंह ने आपकी हत्या की थी। आपको राजस्थान का सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जो शहीद हुए सागरमल गोपा को राजस्थान का अमर शहीद भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं कि आधुनिक राजस्थान में जैसलमेर का विलय किन हालातों में कैसे किया गया, तो याद रखिएगा मैंने कल भी कहा था एकीकरण का, यहीं तक हम लोगों ने कल तक देख लिया था। एकीकरण के चतुर्थ चरण का नाम था वृहत्तर राजस्थान संघ, वृहत्तर राजस्थान संघ। इसमें 30 मार्च 1949 ईस्वी को 30 मार्च 1949 एडी को, जिसको राजस्थान दिवस, क्योंकि चतुर्थ जो चरण का जो ऑर्गेनाइजेशन डे है, जो फाउंडेशन डे है, जो फाउंडर डे है इसका 30 मार्च 1949 या 30 मार्च 1949, इसको राजस्थान दिवस के नाम से भी जाना गया है। महारावल जवाहर सिंह भाटी ने इसी तिथि को मतलब यहाँ पर विलय की घोषणा हो गई थी पहले, लेकिन इस तिथि को उद्घाटन हुआ वृहत्तर राजस्थान संघ का, और इसमें 4 रियासतें मिली थी चतुर्थ चरण के अंदर। ये 4 रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो जैसलमेर का विलय महारावल जवाहर सिंह भाटी जी के द्वारा 30 मार्च 1949 ईस्वी को चतुर्थ चरण में, जो चतुर्थ चरण था, पहला चरण आप लोग जानते हैं 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा 18 अप्रैल 1948, चौथा 30 मार्च 1949 को उसमें जैसलमेर का विलय कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात आती है, बड़े अच्छे से इस बात को याद रखिएगा कि अपने दमन एवं आतंक के लिए जो प्रसिद्ध थे अंतिम जवाहर सिंह महारावल जवाहर सिंह भाटी जैसलमेर के राजा, वो कट्टर और सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। जब जिन्ना के द्वारा तमाम तरह के लालच उन्हें परोसे गए और एज ए जिन्ना के एम्बेसडर जो जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह राठौड़ साहब, वो मिलने आए। यद्यपि मैं फिर बता रहा हूँ, इस बात का उल्लेख वीपी मेनन का जो पूरा नाम हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा, वो नाम हमारे सामने है राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी मेनन। याद रखिएगा, राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी मेनन, इनकी पुस्तक का नाम था द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स।
द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, यानी कि भारतीय रियासतों के एकीकरण की कहानी। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स विच इज़ रिटन बाय द राव बहादुर वापल्ला पंगुनी मेनन और वीपी मेनन, जो कि रियासती विभाग के सेक्रेटरी या सचिव थे। वो अपनी इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 112 पर लिखते हैं कि जब जोधपुर नरेश की पाकिस्तान में मिलने की चाहत को तोड़ने में जैसलमेर नरेश महारावल जवाहर सिंह भाटी की कट्टर हिंदू छवि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पृष्ठ 112 पर इस बात का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जब जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह जिन्ना के कहने पर, याद रखिएगा मैं अंडरलाइन हाईलाइट करता जा रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ समझौता करने को वो तैयार हो गए, तो हनुमंत सिंह ने जोधपुर एवं पाकिस्तान के मध्य में आने वाली जैसलमेर रियासत के नरेश महारावल जवाहर सिंह भाटी को भी पाकिस्तान में मिलने का एक तरह का प्रस्ताव पेश किया और ये कहा कि यस वी आर एग्रीड, हम जिन्ना सहमत हैं आपकी तमाम सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए, आपकी तमाम शर्तों को मानने के लिए, बशर्ते एक बार मर्ज हो जाइए, एक बार मिल लीजिए पाकिस्तान के साथ। तो कहते हैं कि जब महारावल जवाहर सिंह भाटी से पूछा, जोधपुर के अंतिम राजा हनुमंत सिंह राठौड़ साहब, जिनकी शादी एक मुस्लिम कन्या जुबैदा के साथ हुई थी, ये भी काफ़ी रोचक प्रसंग है, देखते हैं जब भी संदर्भ आएंगे उस पर पूरी कहानियों को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो जवाहर सिंह भाटी जी को पूछा कि क्या आप मेरे साथ पाकिस्तान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करोगे अथवा नहीं, लेट मी क्लियर, मुझे क्लियर कर दीजिए या मुझे क्लियर करने दीजिए कि मेरे मन में क्या है, या आप क्लियर कर दीजिए। भाई मेरी इच्छा ये कि मैं तो पाकिस्तान के साथ मिल रहा हूँ, अब पाकिस्तान और जोधपुर के बीच में आपका स्टेट है, आप बताइए आप अपना कंटेम्प्रेरी स्टेटस क्या चाहते हैं अपने स्टेट का, कि आप भारत में रहोगे या पाकिस्तान में मिलोगे। आप सोच लीजिए, मैं पाकिस्तान में मिलने को तैयार हूँ। कैसे पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली एक रियासत भारत का हिस्सा बनकर रहेगी। एक बड़ा ही गंभीर और बड़ा शांत स्वभाव से महारावल जवाहर सिंह भाटी जी का जवाब था, यदि हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य कोई संकट उत्पन्न हुआ तो याद रखिएगा मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का साथ दूंगा, उसके बाद फिर आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये एक रोचक किस्सा है और वीपी मेनन का कहना है कि कहीं ना कहीं इस वक्तव्य ने, इस बयान ने जोधपुर और बीकानेर के जो मंसूबे थे किसके साथ मिलने के, पाकिस्तान के साथ मिलने के, वो उसको तोड़ने में और हिंदुस्तान के भारत के साथ मिलने में राजी होने के लिए जो तैयार किया था, वो उसका श्रेय कहीं ना कहीं वीपी मेनन अपने पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में पेज नंबर 112 पर जैसलमेर के अंतिम जो राजा थे महारावल जवाहर सिंह भाटी, उन्हें प्रदान करते हैं। जी, अगला जो टॉपिक है इस अध्याय के अंदर वो है जैसलमेर दुर्ग के शाके। याद रखिएगा, शाका या साका जो होता है वो असल में एक सेल्फ इमोलेशन, देश के प्रति राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, सेल्फ इमोलेशन, आत्मोत्सर्ग करने की उत्कंठ इच्छा होती है। यहाँ पर सर्वस्व सब कुछ न्योछावर करने की एक जिजीविषा होती है, एक फिल्म डिटर्मिनेशन होता है, और यही असल में पैट्रियोटिज्म है या देशभक्ति है। याद रखिएगा, हम आज के जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल जो सर्कमस्टेंसेज है, जो परिस्थितियाँ हैं, यकीन मानिएगा मुझे कहीं ना कहीं बड़ी चिढ़ होती है। आप अपने जो बेसिक कल्चरल रूट्स जो हैं हमारे इस नेशन के, हमारे इस देश के, एक बार आप उन्हें देखिएगा कि किस प्रकार से गौ, ब्राह्मण और स्त्री, यानी कि संस्कृति, धर्म और राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर गद्दार नहीं हुए, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है, लेकिन मेरी माटी की जो पहचान है वो कण कण से राष्ट्र की सेवा में सर्वस्व फना होने या न्योछावर करने की खुशबू से मेरा सरोकार है। जिस राजस्थान को, जिस भारतवर्ष को मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे अपने नज़रिए से, मेरा अपना जो परसेप्शन है। सो असल में होता क्या है कि किसी भी कुलीन घर की एलिट क्लास की स्त्री के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है उसका सतीत्व, पतिव्रता धर्म और उसका अक्षुण जो सतीत्व होता है उसकी रक्षा करना। हमारे यहाँ पर तो कहा भी गया है, आप लोग इस बात को बेहतर जानते हैं कि वैवाहिक संबंधों में भी सबसे, और आप ये बात जानते हैं कि मान मर्यादा क्या है, ये नो डाउट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। युद्धकालीन परिस्थितियों में जब विदेशी आक्रमणकारियों, स्पेशली मुस्लिम इन्वेडर्स या मुस्लिम आक्रमणकारियों के संदर्भ में जब युद्ध होते थे, तो उस सूरत के अंदर, उस स्थिति में पुरुष
केसरिया बाना पहनकर, सैफरोन भगवा कलर या की पगड़ी पाग लगाकर और धवल वाइट कलर्स के वस्त्र वगैरह पहनकर युद्ध स्थल में पहुंचते थे और उनकी शहादत को केसरिया बोला गया है। तुर्की आक्रमणकारियों या मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने सतीत्व और धर्म की रक्षार्थ स्त्रियां, जैसे उनको ये इंडिकेशन या ये संकेत मिलता था कि अब विदेशी आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी दुर्ग में प्रवेश करने वाले हैं, पक्की बात है उनकी लाज, उनका शील सामूहिक तौर पर कलेक्टिवली डेस्ट्रॉय या भंग किया जाएगा। तो अपनी इज्जत की रक्षार्थ और अपने धर्म की रक्षार्थ फिर सामूहिक तौर पर दुर्ग के अंदर की जो स्त्रियां होती थी वो अग्नि में प्रवेश करके अपने न केवल पतिव्रता धर्म की रक्षा करती थी बल्कि अपने जो रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे उनकी भी वो अखंड रक्षा करती थी। जो मैं कहना चाहता हूँ, शाका के अंदर दो हिस्सा होते हैं। जो स्त्रियों ने जो सेल्फ इमोलेशन या चिता में अग्नि संस्कार किया, आत्मोत्सर्ग किया, वो जौहर कहलाता है और पुरुषों के द्वारा जो किया गया वो केसरिया कहलाता है। दोनों मिलकर फिर साका या शाका कहलाता है। राइट, हमने जौहर नगरी के रूप में चित्तौड़गढ़ को देखा है जहाँ पर 3 शाखे हुए थे और हज़ारों की संख्या में, और ये कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन्स के लिए, पीढ़ियों के लिए एक प्रकार की प्रेरणा भी होती है कि आप जब देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जा रहे हैं तो परिवार से निश्चिंत रहिए। जो पीछे स्त्री धन छूटा हुआ है वो कट जाएगी, सर कटा लेगी अपना, लेकिन झुकेगी नहीं। और झुकने पर यहाँ पर देश की इज्जत को झुकने भी नहीं देना है, अपनी इज्जत को भी नहीं झुकने देना है और अपने कुल, अपने परिवार की जो मर्यादा है उसको भी नहीं झुकने देना है। मेरा तो खैर बारंबार नमन है इस तरह की उस जमाने की, उस वक्त की जितने भी स्त्रीधन हमने देखा है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के सोनारगढ़ के अंदर 2.5 शाखा हुआ था, यानी कि शाखा में यदि एक हिस्सा हो जाए केसरिया या जौहर में से, जनरली याद रखिएगा केसरिया निश्चित तौर पर होता था। अच्छा, यह भी जरूरी नहीं था कि जौहर केसरिया के बाद ही हो, ये सब कुछ डिपेंड करता था कि युद्धकालीन परिस्थितियां क्या है। यदि राजपूतों को लगता था कि हम नहीं जीत सकते हैं तो वो पहले जौहर करवा लिया करते थे अपने ही सामने और फिर उसके पश्चात वो युद्ध में जाया करते थे। और यदि लगता था कि नहीं, हमें फाइट करना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जब लगता था कि युद्ध नहीं जीत सकते हैं या हार रहे हैं तो एक तय निश्चित समय पर युद्ध स्थल से एक लाल ध्वज लहराया जाता था, जो संकेत होता था दुर्ग प्रहरी के लिए, जो दुर्ग में मौजूद है, दुर्ग रक्षक के रूप में, कि अब राजपूत हार रहे हैं और ये मुस्लिम आक्रमणकारी कभी भी दुर्ग में प्रवेश करते हैं। तो दुर्ग रक्षक या दुर्ग प्रहरी हमेशा शंख की ध्वनि को का नाद करता था और फिर ये स्त्रियों के लिए इंडिकेशन होता था, जो पूरा अपना श्रृंगार करके अफीम का घोल पीकर, जो कसुम्बा घोल होता है, और अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करके, अपने पतियों की तो खैर वो पहले ही पूजा अर्चना कर चुकी हैं, पति हो, भाई हो, पुत्र हो, पिता हो। सती के लिए पति का होना जरूरी है, जौहर के लिए पति का नहीं। दूसरी बात, सती के लिए एक प्रतीक चिन्ह का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर पतिव्रता धर्म के साथ साथ देश, कुल मर्यादा और स्वधर्म की रक्षा बेहद जरूरी है। कारण हिंदुइज्म में ये मान्यता है कि यदि चिता संस्कार ना हो तो आत्मा भटकी रहेगी, और आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर चिता देने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था, अग्नि संस्कार करने का। तो जीते जी पक्की बात है कि यदि तमाम पुरुष मारे गए तो चिता का संस्कार कौन करेगा, और यदि जिंदा हाथ लग गए तो चिता संस्कार तो वैसे नहीं होगा, फिर जो होगा उसकी वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बियॉन्ड द इमेजिनेशन से या अकल्पनीय है। तो अपना शील, अपनी इज्जत भी रह जाए, और धर्म जो है, हिंदू धर्म की जो एक जो नीड है, रिक्वायरमेंट है कि आपके मृतक शरीर का चिता संस्कार हो जाना चाहिए, वो भी पूरा हो जाए। इसलिए स्त्रियां जौहर करती थी। और दुनिया इस कोरोना जो डिज़ास्टर या जो तांडव चल रहा है कोरोना महामारी का, डिजीज़ का, उसमें अब जान ही चुका है कि जो कल्चरल रूट्स जितनी मजबूत हिंदुइज्म या वैदिक धर्म की, मेरी अपनी संस्कृति की, यकीन मानिएगा मैं किसी और धर्म की तुलना में ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जिस जिंदगी को, जिस धर्म को, जिस संस्कृति को मैंने जिया है।
तो युद्धकालीन परिस्थितियों में राजपूत वीरांगनाओं या ललनाओं, ललनाओं से मतलब यहाँ स्त्रियों से है, के नेतृत्व में दुर्ग में मौजूद अन्य संभ्रांत स्त्रियां मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने सतीत्व एवं धर्म के रक्षार्थ पुरुषों की शहादत के पूर्व अथवा तुरंत बाद, मैंने अभी कहा कि जैसा कि राजपूतों की युद्ध में जीत की संभावना प्रोबेबिलिटीज पर निर्भरता के द्वारा जो अग्नि में आत्मोत्सर्ग अर्थात जोहर जो किया जाता था, जोहर जो किया जाता था, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता था। याद रखिएगा इस बात को। तो अग्नि द्वारा आत्मोत्सर्ग, लेकिन कहते हैं कि जल जोहर की एक घटना रणथंभौर दुर्ग में भी हुई थी। जनरली जल जोहर जैसी कोई घटनाएं पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। मे बी कि ये एक दुर्घटना हो कि जो राजकुमारी थी हमीरदेव चौहान रणथंभौर के नरेश की जो पुत्री थी वो अग्नि जोहर करने से रह गई हो किसी भी वजह से, और सामने आक्रमणकारी आए हों तो क्या करते आप, अपनी इज्जत की रक्षा आपने फिर जो भी सामने ऑप्शन आपको नज़र आया किसी जल राशि में कूदकर अपने देह को विसर्जन करने का, क्योंकि जल, यदि आप जल जोहर सामान्य परंपरा होती तो निश्चित तौर पर अन्य दुर्गों में होती, और अग्नि द्वारा जलकर स्वयं को बर्न आउट या ख़त्म करने से कम पीड़ादायक जल में प्राण त्यागना है। लेकिन जल में प्राण त्यागने के बाद तुरंत बाद जो डेड बॉडी होती है, जो मृतक शरीर होता है, चूँकि वो तुरंत खराब नहीं होता, उसके साथ फिर भी किसी भी प्रकार का जिसे हम कहते हैं अमानवीय या मानसिक जो विकृति होती है उससे दूषित व्यक्ति छेड़खानी कर सकता है। वो भी एक तरह का अपमान होता है उस आत्मा या उस शरीर के साथ, या जो फीलिंग्स उस शरीर के जो स्वजनों की जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये फिर एक रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, उनका भी खंडन करना होता। उन सब से बचने के लिए स्त्रियां अग्निजोहर किया करती थी। राइट। तो जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखा हुआ, यानी कि 3 शाखे हुए हैं, जिनमें 2 शाखे तो पूर्ण हुए हैं, परफेक्ट हुए हैं, लेकिन जो तृतीय अंतिम शाखा था वो 2.5 हुआ था, यानी कि हाफ हुआ था, आधा हुआ था। तो पहले 2 तो कंप्लीट हुए, 2, तीसरा चूंकि आधा हुआ, एक ही कार्य हुआ था उसमें, केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर संपन्न नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसको टोटल आधा अर्ध शाखा का है, तो तीनों को मिलाकर हमने 2.5 शाखा का। यदि मैं बात करूं प्रथम पूर्ण शाखा की, तो ये गुरुवार को 1314 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर हुआ था। याद रखिएगा, रावल रतन सिंह के काल में भी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, और रतन सिंह की जो पुत्री थी पद्मावती, कहते हैं कि वो बड़ी कृष्ण भक्त थी। जैसलमेर की एक तरह से उसको मीराबाई कहा गया, कृष्ण भक्ति। रत्नावत कहते हैं, देखिएगा यही तो खास बात है कि एक हाथ में हमारे यहाँ शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, और स्त्रियां भी। उसको क्यों मैं इन परंपराओं का मैं इतना प्रेज या मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, वजह साफ है कि न हमने कभी शस्त्र छोड़ा न शास्त्र छोड़ा। ये पक्की बात है। आप किसी भी देवी देवता को भी देख लीजिए, हमने वेपन्स का या शस्त्रों का गलत प्रयोग नहीं किया, और शास्त्रों से कभी हमने दूषित विचारधारा इस समाज में नहीं फैलाई थी। और ये पक्की बात हम सब लोग जानते थे कि बुराई की यदि काट करना है तो ताकत से की जाएगी, और दुनिया सिर्फ और सिर्फ ताकत की ही परिभाषा को समझती है। आपने यदि बुद्धिज्म या आप बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस को पसंद करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का आपने हाल देख लिया था, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो किया गया था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा। बहरहाल अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में भी आपने देखा है कि म्यांमार के अंदर किस प्रकार से जो अहिंसक नॉन वायलेंट जो बौद्ध थे, जो अहिंसक जो बुद्ध थे, उन्होंने किस प्रकार से रोहिंग्याओं के द्वारा, रोहिंग्या टेररिस्ट के द्वारा वहाँ पर जो घटनाएं की गई थी, कहीं ना कहीं उन्हें हथियार उठाना ही पड़ा। तो शस्त्र बेहद ज़रूरी है। मेरी परंपरा ने तो मुझे आज तक यही सिखाया है, वरना आपको कुचल दिया जाएगा सदा सदा के लिए। तो यहाँ पर जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रत्नावती जो रत्न सिंह की जो पुत्री थी, माफ़ करिएगा पद्मावती नहीं, रत्नावती, उसने कहते हैं कि चूंकि पिता इस समय दुर्ग से बाहर थे, रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का आक्रमण हुआ था, और रत्नावती जिसको जैसलमेर की मीराबाई और महान ये भक्ति धारा में लीन, कृष्ण भक्ति में लीन यहाँ की राजकुमारी थी, ने फिर घोड़े पर बैठकर युद्ध का संचालन किया था। तब भले ही आप कृष्ण भक्ति में लीन थी, लेकिन फिर भी आप शस्त्र चलाना नहीं भूली थी, आप निपुण थी। बहरहाल वो किस्सा आगे है इसी अध्याय में। तो प्रथम पूर्ण शाखा अलाउद्दीन खिलजी के 1314 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था, उस समय जैसलमेर का राजा था
राव मूलराज प्रथम भाटी। हमने देखा राव मूलराज द्वितीय भाटी के काल में 12 दिसंबर या 21 दिसंबर 1818 को जैसलमेर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में राव मूलराज प्रथम भाटी के द्वारा 1314 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना किया गया, लेकिन वो युद्ध नहीं जीत पाए। केसरिया हुआ और केसरिया के बाद एससीओ ने दुर्ग में जौहर किया। 1314 में ये प्रथम शाका की घटना घटी थी। गाइड्स में कुछ और डेट्स वगैरह मिलती हैं, सो बी अवेयर, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो एक क्रोनोलॉजी रही है राजस्थान में आक्रमण करने की, याद रखिएगा। 1301 में सबसे पहले आप रणथंभौर गए, 1303 में आपने धोखे से चित्तौड़गढ़ को जीता, 1301 में आपने धोखे से रणथंभौर को जीता, 1303 में आपने धोखे से चित्तौड़गढ़ को जीता, 1308 में आपने धोखे से सिवाना को जीता, 1311 में धोखे से आपने जालोर को जीता और 1314 ईस्वी में आपने जैसलमेर को जीता। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीता, जहां पर राजस्थान का प्रथम शाका एवं जौहर संपन्न हुआ था। 1303 में रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ और आपकी पत्नी जो थी महारानी पद्मावती, उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आया था। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाका और जौहर रानी पद्मावती के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। चित्तौड़गढ़ को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर खिजराबाद नाम रखा था। 1308 में आपने सिवाना को जीता, खैराबाद नाम रखा। कमालुद्दीन गुरु को फिर आपने सिवाना दुर्ग या खैराबाद का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया और यहाँ पर जो शीतल देव चौहान था उनकी स्त्रियों के द्वारा यहाँ पर भी जौहर संपन्न हुआ था। 1311 में जालोर नरेश कानड़दे चौहान से अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से वही चित्तौड़गढ़ छीना। वहाँ पर तोप खाने की मस्जिद का आपने निर्माण करवाया 1311 में, उसका नाम जलालाबाद रखा और 1314 में आपने जैसलमेर को जीता, जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है। यदि मैं बात करूँ द्वितीय पूर्ण शाका की, तो इसमें याद रखना ये 1331 में हुआ था। इस समय रावल दूदा जैसलमेर का शासक था और आक्रमणकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। यह भी याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का पागल सुल्तान भी कहा गया। यहाँ पर भी कई गाइड्स में, पहले शाखा में भी कई गाइड्स, कई कोचिंग्स, कई टीचर्स कई अलग तरह की डेट्स बतलाते हैं। यहाँ पर भी बड़ा भ्रम फैला हुआ चित्तौड़गढ़ जो द्वितीय शाखा है जैसलमेर का। बड़ी अच्छा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें वो भी त्रुटियों से नहीं बची है। मैंने कोशिश करी है इन स्लाइड्स में छठी से लेकर कक्षा 12वीं तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जितना भी मैटर है विद पेज नंबर बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ मैं यहाँ मुहैया करवाऊंगा। तो निश्चित तौर पर इस तरह की स्लाइड्स को पढ़ने के बाद, इन नोट्स को पढ़ने के बाद, इस चैनल पर स्टडी करने के बाद राजस्थान इतिहास को समझने के लिए निश्चित तौर पर आपको किसी भी प्रकार की गाइड्स या मैटर या बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इवन 6th to 12th तक का जो स्टैंडर्ड की जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और जयपुर मंडल वाली जो पुस्तकें हैं उनको भी नहीं देखना पड़ेगा। जो भी रिलेवेंट, जो भी वो संदर्भ आएगा उल्लेख, वो मैं यहाँ पर दूंगा। आप लोग इस बात को देखिएगा, समझिएगा। कुछ गाइड्स में द्वितीय शाखा के रूप में बताया गया है कि ये फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण पर हुआ था। भैया जी, फिरोज शाह तुगलक तो गद्दी पर ही 1351 में बैठा था। 1351 में 1351 में गद्दी पर बैठा था। वो 1331 में कैसे जैसलमेर पर आक्रमण कर सकता है? तो पक्की बात है, फिरोज शाह तुगलक तो दिल्ली की गद्दी पर ही 1351 के अंदर बैठा है। तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी सूरत में कि यहाँ पर 1351 में फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर आ रहा है, 1331 में वो जैसलमेर पर आकर आक्रमण करे। यह आक्रमणकारी दिल्ली का पागल सुल्तान, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। एक बात और, कुछ गाइड्स कहते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण पर 1388 में हुआ था। ये भी बड़ा निराधार सी बात है। जो व्यक्ति 1351 में गुजर चुका है, मारा जा चुका है, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ 1351 में हो चुकी थी, वो व्यक्ति कैसे पुनर्जीवित होकर 1388 में आक्रमण कर सकता है? ये मैटर आप लोग देख लीजिए। ये बेसिक्स की जानकारी का अभाव है हिस्ट्री का, तभी हमसे इस तरह की गलतियां होती हैं। अब यदि मैं बात करूं राजस्थान अध्ययन भाग 3 कक्षा 11वीं की राजस्थान शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, अजमेर से प्रकाशित है, 2011 का संस्करण है। इसके अध्याय 2 में राजस्थान का जो अध्याय 2 जो नाम है राजस्थान का स्थापत्य, मूर्ति शिल्प एवं चित्रशैलियाँ, इसके पृष्ठ संख्या 21, 27 और 28 पर क्या वर्णन दे रखा है, इस बात को आप समझिएगा। दूसरा शाखा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के दौरान हुआ था। ये बड़ा
मतलब मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है कि आप इतने प्रामाणिक स्तर पर बच्चों को इतनी मतलब बारीक से बड़ी स्तरहीन गलतियां हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा लेवल की भी एरर्स नहीं है जिनको हम माने कि यार हो जाता है। ये बेसिक्स की जानकारी का अभाव होने पर ही इस तरह के लेखन कार्य में त्रुटियां आती हैं। तो ये बड़ा वंडर है, बड़ा आश्चर्य मेरे लिए कि इस तरह की गलतियों से शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें भी नहीं बची। याद रखिएगा, द्वितीय शाखा में फिर क्लियर कर रहा हूँ, लेट मी क्लियर द वन थिंग, कि जो द्वितीय शाखा है वो 1331 ईस्वी में राव दूदा के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण पर संपन्न हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। तृतीय जो शाखा था इसको हमने अंतिम अढ़ाई शाखा बोला है। इसके बारे में भी जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 1550 ईस्वी का अवसर है जब यहाँ पर जैसलमेर के राजा का नाम था राव लूणकर्ण भाटी, जिनकी पुत्री का नाम था उमादे। उमादे की ख्याति रूठी रानी के रूप में भी रही है और आप लोगों को सबको अमूमन मालूम होगा, एक पूरा एपिसोड में लूँगा कि उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना गया। और 1336 ईस्वी में राव लूणकर्ण भाटी ने आपका उमादे जी का विवाह, देवी उमादे का विवाह हशमत वाला बादशाह राव मालदेव राठौड़ जोधपुर नरेश के साथ तय किया था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि पति पत्नी बिल्कुल वियोग में ही जिए। शादी के बाद आप शायद 24 घंटे भी साथ में नहीं गुजार सके। क्या कारण थे, हम अगले एपिसोड्स में इसी चैनल पर तुरंत ये एपिसोड पूरा होने के बाद अवश्य लेंगे। एक लूणकर्ण भाटी हमारे सामने आया जैसलमेर का। एक व्यक्ति और है राव लूणकर्ण राठौड़। याद रखिएगा, राव लूणकर्ण राठौड़ बीकानेर का है। बीटू सूजा ने जो अपना जो ग्रंथ लिखा है राव जेतसिरो छंद में राव लूणकर्ण राठौड़ बीकानेर को कलयुग का कर्ण बोला है। अब ये बड़ी अच्छी सी बातें याद रखिएगा। एक व्यक्ति आएगा आपके सामने मेवाड़ का कर्ण, याद रखिएगा, एक व्यक्ति आएगा मेवाड़ का कर्ण। दोबारा देख लीजिए, मेवाड़ का कर्ण, एक व्यक्ति आ रहा है कलयुग का कर्ण, और एक व्यक्ति आपके सामने आएगा राजपूताने का कर्ण। ये भी आपको बेहद परेशान करेंगे। आप समझ लीजिए, मेवाड़ का कर्ण किसको बोला गया है, ये शायद आपको जानकारी हो, भामाशाह को। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को बोला है। सही बोला या गलत बोला उस पर चर्चा मेवाड़ के संदर्भ में करेंगे। राजपूताने का कर्ण बीकानेर के ही नरेश रायसिंह बीकानेरी को बोला गया है राजपूताने का कर्ण, मुंशी देवी प्रसाद ने बोला है। और कलयुग का कर्ण बीकानेर के नरेश राव लूणकर्ण राठौड़ को बोला गया है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है। राव जेतसिरो छंद में बीटू सूजा ने राव लूणकर्ण राठौड़ को कलयुग का कर्ण बोला है। राव लूणकर्ण राठौड़ की जो पुत्री थी बालाबाई या अपूर्वा देवी, उसकी शादी आमेर नरेश भारमल कछवाहा के जो वंशज थे, भारमल कछवाहा तो खैर वंशज थे जिसके साथ बालाबाई की शादी हुई थी। पृथ्वीराज कछवाहा जिसने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध, और जब सांगा घायल हो गए थे बाबर से युद्ध करते हुए, तो पृथ्वीराज कछवाहा और कुंवर मालदेव राठौड़ ही इन्हें अपने संरक्षण में बसवा दौसा के अंदर लेकर आए थे। तो अब चूंकि ये दो लूणकर्ण आ रहे हैं, इसलिए मैं ये बात यहाँ पे विशेष तौर पर क्लियर कर रहा हूँ। तो जो राव लूणकर्ण भाटी था उसके काल में तो 1550 ईस्वी में जो जैसलमेर का जो तृतीय और अंतिम जो अढ़ाई शाखा था वो संपन्न हुआ था। अढ़ाई का मतलब यहाँ अर्ध शाखा से है, लेकिन चूंकि तीनों को मिलाकर अढ़ाई शाखा बोला गया, तो सही बात तो ये कि मेरे को यहाँ पर अर्ध शाखा लिखना चाहिए था, ना कि अढ़ाई शाखा। इस बात को मैं स्लाइड में क्लियर कर लूँगा, लेकिन आप भी यहाँ पर याद रखिएगा, लिखने में मेरे से एरर हो गया है। अढ़ाई शाखा का मतलब है तीनों शाखा, ये असल में अर्ध शाखा है। तो यहाँ पर ये एक एरर हुआ है मुझसे, आप लोग सही कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। ये अर्ध शाखा है जिसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर संपन्न नहीं हुआ था। अच्छा, बहरहाल अब जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो राव लूणकर्ण राठौड़ जिसे कलयुग का कर्ण भी कहा गया है, बीटू सूजा के द्वारा अपनी पुस्तक राव जेतसिरो छंद में वो लिखता है कि आपकी पुत्री राव लूणकर्ण राठौड़ की पुत्री बालाबाई या अपूर्वा देवी थी, जिसकी शादी आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा के साथ हुई थी। आपकी कुल 12 संतानें थी और आपने ही, याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था आमेर दुर्ग के अंदर, ये याद रखिएगा। गलता तीर्थ पीठ की स्थापना में भी बालाबाई या अपूर्वा देवी का बेहद बड़ा योगदान है। तो ये तो जानकारी हुई कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण राठौड़ की, लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि
राव लूणकरण भाटी जैसलमेर का राजा है, जिसके काल में 1550 में तृतीय अर्धशाखा संपन्न हुआ, जिसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। असल में घटना क्या है, काबुल का जो निर्वासित जो उत्तराधिकारी था गद्दी का, वो था अमीर खां। वो यहाँ पर शरण लेने आया। राव लूणकरण भाटी ने कहा ठीक है जी, क्या दिक्कत है, आप आराम से रहिए। इसके दो परकोटे हैं, चित्तौड़ जो जैसलमेर दुर्ग जो सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है, दो परकोटे जिनको कमरकोट कहा गया। जब आप इसके अंदर प्रवेश कर रहे थे तो आपके मन में लालच जागा, अमीर खां के मन में, और अमीर खां को लगा कि काश इतना शक्तिशाली दुर्ग यदि हमारे पास हो तो वल्लाह। एक तरफ तो अफगानिस्तान जो अगली सीमा थी उस ज़माने में, पाकिस्तान जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी, जैसलमेर का अगला हिस्सा रेगिस्तान और उसका अगला हिस्सा फिर अफगानिस्तान, और इस तरफ हिंदुस्तान। सो वल्लाह हमारा तो मौज हो जाएगी, और खुदा की यदि मेहरबानी हुई तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह पर हमारा राज काबिज होगा। इस तरह का कुख्याल, गलत विचार अमीर खां के मन में आया। उसको लगा कि जो परकोटे पर जो सैनिक मौजूद हैं 100-150 की संख्या में, टोटल संख्या इतनी ही है। इसने मिस कैलकुलेट किया नंबर्स ऑफ सोल्जर्स को। इसको यह नहीं पता था कि ये सबसे बड़ा द्वितीय नंबर का लिविंग फोर्ट है जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़। तो इसने वहीं पर हमला बोला। अब ये जो हौच पौच की स्थिति हुई, बड़ी आपाधापी हुई, तो जिस अंदर तक जब सूचना की, तो राव लूणकरण भाटी अपने अंगरक्षकों सैनिकों के साथ आए, जिसको जो मिला, जो तैयारी थी, क्योंकि यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, उस टाइम पर आप तैयार नहीं थे, तो जिसको जो हाथ में जैसा मिला वो व्यक्ति आया। इस क्या कहना चाहिए, बड़ी ही जल्दबाजी की स्थिति में राव लूणकरण राठौड़ अपने कुछ साथियों के साथ मारा गया। लेकिन एक एक जो पठान जो षड्यंत्रकारी थे उनको मारकर तो केसरिया तो हुआ, लेकिन आक्रमणकारी मारे गए। आक्रमणकारी के दुर्ग में प्रवेश करके किसी भी प्रकार के गलत कार्रवाई को अंजाम देने की संभावना पूरी समाप्त हो गई। तो फिर यहाँ पर स्त्रियों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि स्त्रियाँ जौहर अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए ही करती थी, अपने धर्म स्वधर्म की रक्षा के लिए करती थी। जब आक्रमणकारियों का भय समाप्त हो गया तो केसरिया तो हुआ, क्योंकि जो राजपूत वीर थे वो शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर जौहर संपन्न नहीं हुआ। इसलिए इस घटना को 1550 की इस घटना को हमने कहा है अर्धशाखा। तो पहला जो शाखा हो रहा है वो 1314 में हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर राव मूलराज प्रथम भाटी के काल में। द्वितीय जो शाखा हो रहा है वो 1331 में हो रहा है, राव दूदा के काल में मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण पर। और तृतीय जो अर्धशाखा है वो 1550 में हो रहा है, राव लूणकरण भाटी के काल में, और ये हो रहा है काबुल के शरणार्थी षड्यंत्रकारी अमीर खां के काल के हमले पर। तो ये 2.5 शाखा हमने अब तक देखा है। अब सबसे बड़ी बात ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर काफ़ी विस्तार से दे दिया कि षड्यंत्र रचने वाला जो आक्रमणकारी था वो काबुल का निर्वासित अमीर खां था। ये बात स्पष्ट कर दिया है। चूँकि इसमें केसरिया तो हुआ, केसरिया तो संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का भय समाप्त हो गया, तो फिर क्षत्राणियों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं रही। अतः जो तृतीय शाखा था, ये तृतीय शाखा जाना गया किसके नाम से, अर्धशाखा के नाम से। तो एक बार फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये यहाँ पर गलती से मैंने लिखा है 2.5 शाखा को आप यहाँ पर अर्धशाखा कर लीजिएगा। असल में 2.5 शाखा तो तीनों शाखाओं को मिलाकर बोला जाएगा। ये एक मेरे से प्रिंटिंग एरर हुआ है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, अगला देखिएगा, यदि हम जैसलमेर, ये मोटे तौर पर जैसलमेर का इतिहास आपके सामने है। यदि मैं जैसलमेर के भाटी राजवंश की अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करूं, कुछ रोचक इतिहास निकालूं, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जैसलमेर जिले का, यदि ये एक पूरा टॉपिक मैंने एक सेपरेट रूप में आपके सामने लिया है। यद्यपि जैसलमेर पूरा हो गया, हाँ मैं फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ जैसलमेर मेरे हिसाब से यहीं पूरा नहीं है, अभी कम से कम 7 या 8 एपिसोड्स में और दूंगा जैसलमेर में, जो आपके लिए अकल्पनीय हैं लेकिन अतुलनीय होंगे परीक्षा के लिहाज से। और अंत में मैं टेस्ट सीरीज यहीं पकड़ाऊंगा। तब तक के लिए आप हर एपिसोड के हिसाब से अपने आप को डे बाय डे प्रिपेयर रखिएगा, तैयारी रखिएगा। कम से कम 40 प्रश्न मैं यहाँ पर आप लोगों को कम से कम सॉल्व करवाऊंगा, ताकि फिर जैसलमेर कभी एक भय के रूप में आपको कभी भयाक्रांत या परेशान ना कर सके। जी, जैसलमेर जिले का प्राचीन भूभाग माड़धरा या वल्लभ मंडल के नाम से जाना गया है। बाद में कहते हैं कि इसी भूधरा में आकर फिर यादव भाटी आके यहाँ पे बसे थे, इसीलिए इनको छत्रला यादवपति भी कहा गया है। जैसलमेर जिले के जितने भी दुर्ग हैं, याद रखिएगा वो छोटे मोटे दुर्ग पत्थरों द्वारा निर्मित है, लेकिन पक्की ईंटों से निर्मित जो दुर्ग हैं जैसलमेर एरिया में, किशनगढ़ व शाहगढ़ वाला जो एरिया है, उनको छोड़कर
उनको छोड़कर जितने भी दुर्ग हैं वो पत्थरों द्वारा निर्मित है। पक्की ईंटों से जो निर्मित है वो किशनगढ़ और शाहगढ़ है जैसलमेर जिले के अंदर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक तथ्य है। आगे देखिएगा, यदि बात की जाए कि औरंगजेब का जो समकालीन जैसलमेर का राजा था महारावल अमर सिंह, उन्होंने तपते रेगिस्तान की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर जीवन की जो शक्ति है वो अमृत वर्षा बिखेरती रहे। यहाँ पर जो भी यहाँ का वनस्पति था, यहाँ का जो एनिमल किंगडम या प्राणी जगत जो था, जिसमें मनुष्य भी हैं, अन्य पशु पक्षी भी, वो जीवित रहें। तो अमर सिंह ने सिंधु नदी से तपते रेगिस्तान की प्यास बुझाने के लिए अमरकास नामक नाला बनाया था। याद रखिएगा, तो अमरकास नामक नाला रेगिस्तान में, जैसलमेर के रेगिस्तान में लाने का श्रेय महारावल अमर सिंह जी को जाता है। देखिएगा, मैंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, एक और पॉइंट आपके सामने आता है, का जैसलमेर पर असफल आक्रमण महारावल रत्न सिंह के काल में हुआ था। इस समय दुर्ग की रक्षा जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती, जो कि कृष्ण भक्त भी थी, जिसको जैसलमेर की मीराबाई भी कहा जाता है, के नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक तथ्य है जो आपको याद रखना है। यदि मैं बात करूं उमा दे की, ये देखिएगा, उमा दे की यदि बात की जाए, उमा दे जिन्हें कि जैसलमेर की रूठी रानी भी कहा गया है। हालांकि रूठी रानी के रूप में ये जोधपुर की रूठी रानी आई, क्योंकि जैसलमेर की तो ये राजकुमारी थी, लेकिन चूंकि विवाह से पहले आपका संबंध एज ए राजकुमारी, एज ए प्रिंसेस या पुत्री जैसलमेर से भी था, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उमा दे वो उनकी प्रसिद्धि रूठी रानी के रूप में रही है। इनके पिता, अभी जैसा मैंने कहा, जैसलमेर के नरेश राव लूणकरण भाटी थे और आपकी शादी 1536 ईस्वी में, याद रखिएगा, इन द 1536 में तय हुई थी जोधपुर नरेश राव मालदेव राठौड़। अच्छा, मैं बार बार कह चुका हूँ, राव मालदेव राठौड़ को हशमत वाला बादशाह कहा गया। राव मालदेव राठौड़ का यदि संबंध निकालें तो ये हुमायूं के काल से लेकर अकबर का काल आपने देखा है। राव मालदेव राठौड़ ने 1562 में आपकी डेथ हुई थी। राव मालदेव राठौड़, जिसको मुस्लिम इतिहासकारों ने हशमत वाला बादशाह यानी ग्लोरीफाइड किंग भी कहा है, यानी कि जो ऐश्वर्य में, धन दौलत में, शोहरत में, किसी भी सूरत में मुगल शासकों से, मुगल बादशाहों से कम नहीं है। उससे इसकी शादी तय हुई थी 1536 में, लेकिन कुछ घटना इस कदर घटी कि सुहाग की रात को ही पति पत्नी में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा फिर इस कदर बदला कि 36 के बाद फिर ये ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। 1562 में जब आपकी डेथ हुई राव मालदेव राठौड़ थे, तो फिर केलवा मेवाड़ के अंदर सती हुई थी उनकी पाग के साथ उमा दे। ये बड़ा अमर एक प्रेम है। इस पर पूरा एक एपिसोड है, अलग से तैयार हो चुका है, बस अपलोड होना है, चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसलमेर की राजकुमारी उमा दे, जिसको कि जोधपुर की मारवाड़ की रूठी रानी भी कहा गया, आपकी शादी राव मालदेव राठौड़ हशमत वाला बादशाह के साथ हुई थी। और आपके पिता का नाम राव लूणकरण भाटी था, जिनके काल में 1550 ईस्वी में तृतीय अर्धशाह का हुआ था जैसलमेर का। और उमा दे और मालदेव राठौड़ का जो विवाह हुआ था 1536 में हुआ था। राइट, इनकी एक दासी थी उमा दे, जिसने ही इन दोनों पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ा झगड़े की जड़, कई सारी परिस्थितियाँ थी, लेकिन इन मैडम का, जो कि बड़ी सुंदर सी दासी थी भारमली, इसका भी योगदान, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका थी मैडम साहिबा की। ओके, एक और प्रसिद्ध किस्सा आता है मूमल महेंद्र का। याद रखिएगा, मूमल जो थी वो लोहद्रवा की राजकुमारी थी। याद रखिएगा, इस पूरी कहानी में कुछ पात्र हैं। लोहद्रवा की राजकुमारी मूमल है। उमरकोट यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के जो राणा थे महेंद्र, वो इनके प्रेमी बने थे। एक सुमल भी आती है, सुमल इसकी बहन का नाम है, मूमल की सिस्टर का नाम है सुमल। और चीतल नामक एक ऊंट हमारे सामने आता है, ये याद रखिएगा। पूरी एक कहानी है। मूमल महेंद्र की कहानी का अंत बड़ा ही दर्दनाक हुआ। ये दोनों प्रेमी कभी मिल नहीं पाए। मूमल लोहद्रवा की राजकुमारी थी, महेंद्र उमरकोट या अमरकोट के राणा थे। यद्यपि विवाहित थे, लेकिन हम दिल दे चुके सनम जैसी पिक्चर बन गई तो बन गई। ये पहली नज़र का प्यार था। बहरहाल बड़ा ही एक यहाँ पर क्या कहना चाहिए, जो रूह, इस प्यार की जो रूह है, या बड़ी रोमानियत भरी इनकी प्रेम कहानी है। देखते हैं, एक पूरा एक लोकगीत भी है मूमल महेंद्र पर। मूमल के नख शिख जो श्रृंगार है इनका, उस पर इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा आने वाले एपिसोड्स में। तो मूमल जो थी वो लोहद्रवा की राजकुमारी थी। और याद रखिएगा, लोहद्रवा के जो राजकुमारी थी मूमल, उसका सर्वाधिक चित्रण
जैसलमेर दुर्ग की भित्ति वॉल पेंटिंग्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। राइट, तो ये आप यूँ समझ लीजिए कि वर्तमान पुरातात्विक अवशेष जैसलमेर में जो लुद्रवा है से 14 किलोमीटर दूर शिव मंदिर एवं काक नदी किनारे स्थित मूमल की मेढ़ी आज भी स्थित है। लेकिन ये अब एरिया वर्तमान पाकिस्तान में आता है। मूमल की मेढ़ी के महल आज भी हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो घोट जिला का मीरपुर जो कस्बा है उसमें मूमल की मेढ़ी के अवशेष या रूइंस वहाँ मौजूद है, जहाँ पाकिस्तान सरकार ने कुछ स्मारक वगैरह वहाँ पर बनवाया है। बहरहाल ये पूरा आपके सामने चैप्टर होता है जो जैसलमेर है। पूरा मुझे अच्छा लगा। कोशिश करिए एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में आपको साथ में लाने की, और ये अध्याय पूरा हुआ है। मेरा प्रयास रहेगा इन द टाइम बहुत अच्छे लेसन्स में आप लोगों को, एपिसोड्स में आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करूँ, और आप लोग, ये भी मेरा प्रयास रहेगा ये चैप्टर पूरा होते ही मैं आधुनिक जो राजस्थान है, जैसलमेर के भी कुछ और एपिसोड्स आने बाकी हैं, फिर मैं आधुनिक राजस्थान स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि मैंने जो अब तक इस यूट्यूब चैनल पर जो एपिसोड्स बनाए हैं, जो वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें करीब मैं प्राचीन राजस्थान पूरा डाल चुका हूँ। मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान अभी शेष है, लेकिन मैं स्लाइड्स के रूप में राजस्थान का नामकरण, सारी सभ्यताएं, जनपद, सिक्के, राजपूतों की उत्पत्ति और प्रागैतिहासिक राजस्थान और राजस्थान के इतिहास के सोर्सेज जो हैं, स्रोत जो हैं, वो पुनः मैं इन स्लाइड्स के ज़रिए पढ़ाऊंगा। मुझे भी अच्छा लगा ये टीचिंग का तरीका कि इसमें नोट्स साथ के साथ साथ एक्सप्लोर हो रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, और आपको ये दिक्कत नहीं आ रही कि बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है। और एक अच्छी बात और है, यदि कहीं पर मुझसे टाइपिंग में त्रुटि हुई है, थोड़ा सा आपको मुझे यहाँ पर माफ़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टाइपिस्ट नहीं हूँ, बस एक जुगाड़ के द्वारा काम कर लेते हैं। परफेक्शन रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चूंकि जब स्लाइड्स को जब आप पढ़ते हो, रीड आउट करते हो, तो फिर कोई एरर होता भी है जो मिस प्रिंट हो सकता है, या आप किसी फ्लो में जब लिख जाते हैं तो वो सामने आ जाता है, एक अच्छी बात है। बहरहाल आप सभी लोगों की मैं मंगल कामना करता हूँ आपके जीवन की। जैसलमेर का चैप्टर आज पूरा है, अगला एपिसोड लेकर आऊँ, तब तक के लिए नमस्कार।